हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फर्स्ट ईयर बीकॉम और बीए एसओएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहली दो वीडियोस के अंतर्गत मैंने फाइनल ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज की वीडियोस के अंदर फर्स्ट ईयर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इन्हीं 25 क्वेश्चंस में से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, खास तौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जो ये 12th पास करके जब बच्चा आता है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसके मन में दो क्वेश्चंस होते हैं, दो चीज़ें को उनके माइंड में लेकर चलता है। पहला कि वो सोचता है कि मैं 12th में जितना मैंने लिखा है मुझे इससे ज़्यादा लिखना है, पेपर भरने हैं। तो वो पेपर नहीं भरने हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, बस उसको थोड़ा सा एलोब्रेट हल्का सा कर देना है। सेकेंड चीज़ कि बिल्कुल ही बच्चों जैसी चीज़ें लिखकर नहीं आ जानी है जो आपने 12th में लिख दी हैं, उसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायग्राम्स के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। डायग्राम के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम को अलग से टाइम देकर चलना है। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं, डरा नहीं रहा हूं, वो ये कि सबसे ज़्यादा जो बैक आती है वो फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स में ही बच्चों की देखने की मिलती है। और एक स्पेशल मैसेज मेरा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि मैं काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ। जितने भी बच्चे बैक जिनकी आई होती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले होते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो एक तो हिंदी मीडियम्स में होते हैं, तो वहाँ पर पेपर चेक करने में थोड़ा सा जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, वो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, वो इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए उनके लिए एक स्पेशल सजेशन दे रहा हूँ वीडियो क्वेश्चन से पहले कि जब भी आप आंसर्स लिखेंगे तो उनकी जो हेडिंग्स होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं, आपने लिखा, उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हेडिंग। फिर आपने पहला फैक्टर्स लिखा जैसे कि वस्तु की अपनी कीमत, देयर इज एक फैक्टर है इसका, तो आप उसमें वस्तु की अपनी कीमत के साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइस ऑफ ऑन गुड। मतलब ईच एंड एवरी जो भी उसके अंदर आपने हेडिंग्स देनी है उसकी इंग्लिश में मेंशन करना बहुत जरूरी है। और डायग्राम्स में हिंदी लिखने की जरूरत है नहीं, डायग्राम्स पे पूरा इंग्लिश के अंदर ही आपको उसको मेंशन करना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस के ऊपर लेके चलता हूं। जैसे मैंने आपको पहले ही दो वीडियोस के अंदर भी, फर्स्ट और फाइनल ईयर, सेकंड एंड फाइनल ईयर की वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सारे चैप्टर्स कवर करने की जरूरत नहीं है, मेन क्वेश्चंस के ऊपर ही काम करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं 25 लेकर आया हूँ, इन्हीं में से ही सारा पेपर अटेंड हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज मैंने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ द स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस गो टुगेदर, एक्सप्लेन। हिंदी में अगर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं तो हम कह सकते हैं कि दुर्लभता और चयन की समस्या एक साथ कैसे चलते हैं, एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर ये 15 मार्क्स का आएगा तो इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और जोड़ देगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट और जोड़ देगा और ये क्वेश्चन को 15 मार्क्स का ले जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन 10 मार्क्स या 7.5 मार्क्स का ही देखने को मिलता है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। सेकंड, अगर हम बात करें इसी चैप्टर में से, सेकंड है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं बता दीजिए। जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताएंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आप डिफाइन करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके एजम्पशंस लिखेंगे। और जब फीचर्स की बात करेगा तो फीचर्स इसकी दो होती हैं। एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे पीपीसी कहते हैं, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरा पीपीसी का जो स्लोप होता है वो कॉनकेव होता है। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखना, सिर्फ फीचर्स लिखने से काम नहीं चलने वाला। आप फीचर्स लिखेंगे, उसको डायग्राम में उन फीचर्स को एक्सप्लेन भी करेंगे प्रॉपर, दोनों फीचर्स को, तब जाके प्रॉपर आपका एक फॉर्मेट निकल कर आएगा। मैं यहाँ पर पेपर भरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हम पेपर भर रहे हैं, आपके माइंड में ये होना चाहिए आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से, डीप तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फाइन, ये फर्स्ट चैप्टर में से दो क्वेश्चन ही थे। सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। 12th क्लास के अंदर डिमांड हमारा अलग था, सप्लाई हमारा अलग था, और मार्केट इक्विलिब्रियम, ये तीन चैप्टर मिलाकर यहाँ पर एक क्वेश्चन चैप्टर क्रिएट होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हिंदी में मांग किसे कहते हैं और मांग को प्रभावित करने वाले या मांग के निर्धारक तत्वों को समझाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा 12th में आपने ये क्वेश्चन से देखा होगा, उन्हीं फैक्टर्स को आपको बताते चले जाना है यहाँ पर
डिफाइन डिमांड तो आप लोगों को पता ही है। साथ में जो डिमांड के फैक्टर्स होंगे, जैसे एक फैक्टर्स आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। जब उसके आप फैक्टर्स बताएंगे तो फैक्टर्स बताने में 12th में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ फैक्टर्स बताते थे कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बता के खत्म कर देते थे। यहाँ पर आपको उसको डायग्राम से भी दिखाना है कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये प्राइस और अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आपको उसको डायग्रामेटिकली पॉजिटिव स्लोप दिखाना है। कॉम्प्लीमेंट्री में इन्वर्स होता है तो डायग्रामेटिकली आपको डाउनवर्ड स्लोप करके दिखाना है। तो ध्यान रखना जो फैक्टर्स हैं और जहां पर डायग्राम आ सकता है वहां पर डायग्राम आप शो करके दिखाएंगे। जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप डायग्राम से अपने आंसर देने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके परसेंटेज मार्क्स की बढ़ती चली जाएगी फर्स्ट ईयर के अंदर खासतौर पर। नेक्स्ट है डिफाइन सप्लाई, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, वो डिमांड था, ये सप्लाई है। पूर्ति किसे कहते हैं और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। इसी चैप्टर में से क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि में अंतर बताइए। फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर बताइए। इस चैप्टर में से हम लोग यही क्वेश्चंस करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई में से। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसमें से कि क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलता है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहला है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आप फैक्टर्स बताना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद आप उसके फैक्टर्स प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे, समझाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से मेथड्स हैं मांग की लोच को या मांग की कीमत लोच को कैलकुलेट करने के लिए, कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। ये मेथड है आपका प्रॉपर शेड्यूल डायग्राम प्रॉपर मेंशन तरीके से बताएंगे इसको। आर्क मेथड, चाप विधि, इसके बारे में बताएंगे। फिर है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, बिंदु लोच विधि। 12th क्लास में पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ज्योमेट्रिक नाम से जाना जाता था और वहाँ पर सिर्फ लीनियर डिमांड फंक्शन में हम उसको शो करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ लीनियर नहीं होगा, आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों में इसको बताना पड़ेगा आपको। एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों को बताइए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में मांग की तिरछी या आड़ी लोच तथा मांग की आय लोच में अंतर बताइए। ये जो अंतर आपको बताना होता है, जो डिफरेंस बताना होता है, इसमें टी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे आप कि एक तरफ आपने क्रॉस लिख दिया और एक आपने इनकम लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको पहले क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर देना है, इसकी मीनिंग, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, डायग्राम। ठीक इसी फॉर्मेट में आपने बाद में इनकम इलास्टिसिटी की मीनिंग, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और उसके बाद उसका डायग्राम्स में उसके टाइप्स वगैरह लिख के एक्सप्लेन कर देना है। इन द सेम वे सेकेंड डिफरेंस पूछ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम है, एक्चुअल में इलास्टिसिटी तीन तरह की होती है, क्रॉस, इनकम और प्राइस। तो उसमें किसी भी तरीके से कोई भी दो के बीच में वो डिफरेंस पूछ सकता है। ये इलास्टिसिटीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मांग और पूर्ति के प्रयोग करके एक चैप्टर है, उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। जनरली शॉर्ट नोट ही पूछता है चैप्टर में से। मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन और प्राइस सीलिंग, मतलब अधिकतम कीमत कानून या उच्चतम कीमत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन और फ्लोर प्राइस, मतलब न्यूनतम कीमत कानून या पटल कीमत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्ड मिनिमम वेज लेजिस्लेशंस, न्यूनतम मजदूरी कानून पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये शॉर्ट नोट होते हैं, इनमें डिमांड एंड सप्लाई के यूज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स बना हुआ है। इस चैप्टर में से इन्हीं में से ही एक कोई शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के दो आपको पता है एनालिसिस होते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस मतलब उपयोगिता विश्लेषण, और दूसरा होता है आईसी एनालिसिस, तटस्थता वक्र विश्लेषण।
हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस को कार्डिनल अप्रोच और आईसी एनालिसिस को हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, पहला है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ टू गुड्स। मतलब दो वस्तुओं की स्थिति में सम सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। अगर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट कहता है कि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख दो, तो भी आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करके दिखाना होगा उसके अंदर। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, शेड्यूल, डायग्राम, मीनिंग सब कुछ लिखना है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मूल्य का विरोधाभास, और वाटर डायमंड पैराडॉक्स, मतलब कीमत का विरोधाभास होता है, हिंदी में इसका दूसरा नाम है हीरा पानी का विरोधाभास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट इन्हीं दो में से ही आएगा। नेक्स्ट है आईसी एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ आईसी। आईसी मतलब तटस्थ वक्र की अपवाद वाली शेप्स बताइए। अपवाद वाली शेप्स का मतलब होता है जनरली जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन कुछ स्पेशल शेप्स होती है इसकी, जैसे एल टाइप का हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यू शेप्ड, ये डिफरेंट शेप्स हैं और इनकी इसी डिफरेंट शेप्स को हम लोग एक्सेप्शनल्स टू आईसी कहा जाता है। और इसमें से कोई भी स्पेशल शेप्स पूछ सकता है, आप इसको जरूर पढ़ के जाना। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आपको बार बार रिपीट करते नजर आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी एनालिसिस। सेम, उपभोक्ता का संतुलन समझाइए तटस्थ वक्र विश्लेषण के द्वारा। तो इसमें भी सिर्फ आपको फॉर्मेट वही रखना है जो आपने पहले रखा, सिर्फ आईसी एनालिसिस यूज करनी है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट है 12th क्लास के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए, व्हाट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र किसे कहते हैं। आप पहले इस पीसीसी की मीनिंग बताएंगे, उसकी शेप्स वगैरह बताएंगे, उसको बनाकर दिखाएंगे। फिर एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ पीसीसी और आईसी एनालिसिस। मतलब तटस्थ वक्र विश्लेषण या कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र को प्राप्त कीजिए। आईसी एनालिसिस और पीसीसी एक्चुअली में आईसी एनालिसिस से ही बनता है, तो इससे असली आईसी एनालिसिस भी बोल देता है कई बार, इसको इससे समझा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्शंस के कॉन्सेप्ट से है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। मतलब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को एक चित्र और तालिका की सहायता से समझाइए। पहले आप शेड्यूल को एक्सप्लेन करेंगे, उसका स्टेटमेंट देंगे, उसके एजम्पशंस लिखेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, तीनों स्टेजेस को आप एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज द फॉर्मेट। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मतलब एक कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल के बीच में अंतर बताइए। 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो टी फॉर्म यूज कर सकते हैं, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हिंदी में कहते हैं पैमाने की बचतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स। मतलब कारकों के न्यूनतम लागत संयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट नोट में लिख दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का अलग से भी पूछा जा सकता है कि भी प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम बताइए आइसोकेंट कर्व की सहायता से। सम उत्पाद वक्र एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का, उसकी हेल्प से भी आपसे वो इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखना इसका, पूछ सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन पाथ, विस्तार पथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब वो एक्सपेंशन पाथ के बारे में पूछेगा तो एक्सपेंशन पाथ को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, शॉर्ट रन एक्सपेंशन पाथ, लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ। और अगर कहीं क्वेश्चन अलग से 10 या 15 मार्क्स में आ जाता है तो आप जो रिटर्न्स टू स्केल है, रिटर्न्स टू स्केल के डिफरेंट स्टेजेस को भी आप बता सकते हैं अगर वो पूछता है तो। नेक्स्ट है कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC with the help of short run average, that means SAC curves। मतलब अल्पकालीन लागत वक्रों की सहायता से दीर्घकालीन लागत वक्र
को समझाइए, ये निकालिए। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमने 12th क्लास के अंदर लॉन्ग रन नहीं पढ़ते थे हम लोग, शॉर्ट रन नहीं पढ़ते थे। यहाँ पर हमें लॉन्ग रन का डेरिवेशन करके दिखाना है। साथ ही साथ ये भी बताना है वाई LAC कर्व इज यू शेप्ड। जनरली जो LAC कर्व होता है वो भी यू शेप्ड में आता है इस तरीके से, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि वो यू शेप्ड का क्यों होता है, जिसका कि रीज़न जो मैंने ऊपर बताया इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट है, उसकी हेल्प से आप बता सकते हैं। कई बार इसी क्वेश्चन में एक चीज़ जोड़ देता है कि इसको प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं, तो आप वो बुक से देख सकते हैं प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसमें भी एक छोटा सा पार्ट जोड़कर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है वाई एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। औसत लागत वक्र या औसत परिवर्तनशील लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। 12th में भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। इस बार इसमें 2 फैक्टर्स हैं, वहां पर एक ही रीजन था, यहाँ पर 2 रीजन हैं। बुक में से देखेंगे इसके आंसर्स को। नेक्स्ट है राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यानी कि औसत लागत तथा सीमांत लागत में अंतर बताइए। दोनों की डेफिनेशंस आएंगी आंसर के फॉर्मेट में। फिर आप एक शेड्यूल लेंगे, एक डायग्राम लेंगे और शेड्यूल एंड डायग्राम की हेल्प से आप इसके रिलेशंस को समझाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं अभी अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं 21, यहां से हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली वगैरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बाय MRMC अप्रोच। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विश्लेषण की सहायता से एक उत्पादक या फर्म के संतुलन स्तर को समझाइए। और अगर वो MRMC अप्रोच नहीं बोलता है तो भी आप MRMC से ही समझा सकते हैं। वैसे 2 अप्रोचेस होती हैं, TR एंड TC एंड MRMC। मेनली MRMC है। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर आप जब समझाएंगे तो आप शॉर्ट रन में भी आप इसकी कंडीशंस बताएंगे कि भी शॉर्ट रन में कैसे कैसे प्रॉफिट आते हैं परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म को, एंड लॉन्ग रन में भी आप इसको मेंशन करेंगे, जब तक उसने ये बोला नहीं है कि शॉर्ट रन में बताओ या लॉन्ग रन में बताओ। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल दिया भी लॉन्ग रन वाला ही बताओ तो आप लॉन्ग रन भी बताएंगे, और अगर नहीं बोला है तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए ध्यान रखिए, जो इस क्वेश्चन है विशेषताओं वाला, ऐसे मैं आगे अभी मोनोपोली का भी बताऊंगा, तो जो विशेषताएं होंगी वो डिफरेंसेस में बहुत काम करती हैं। तो इसलिए विशेषताओं की मेन हेडिंग्स आप जरूर पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर हो सकता है डिफरेंस में क्वेश्चन पूछे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर बताइए। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में अंतर बताइए। देखिए यहां पर मैंने परफेक्ट कंपटीशन का एक क्वेश्चन दिया था पहले कि उसकी फीचर बताइए, तो फीचर्स और इसकी फीचर्स ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। फिर मोनोपोली की फीचर्स और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फीचर्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस लिखते समय भी आप क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे परफेक्ट कंपटीशन और आपको मोनोपोली का डिफरेंस लिखना है, तो सबसे आप लिख सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाया आपने, नंबर ऑफ सेलर्स, तो आप एक नंबर ऑफ सेलर्स में आप लिखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में एक पैराग्राफ पे, फिर उसके नीचे दूसरे पैराग्राफ में मोनोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स एक होता है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर होते हैं। फिर आपने बताया डिमांड कर्व का एक डिफरेंस है, फिर डिमांड कर्व कैसा होता है। फिर आपने परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस और मोनोपोली का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्टीपर। तो आपको डिफरेंस यहाँ पर भी टी फॉर्म में नहीं लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट और मोनोपोली की फीचर अलग अलग नहीं बतानी है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताऊँ इस क्वेश्चन का, तो जैसे आपने डिफरेंस लिखा, तो डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड मोनोपोली, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड मोनोपोली के अंदर लिखना। पहला पॉइंट आपने डिफरेंस का लिया, जैसे नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, तो यहाँ पर आप पहले परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बता देंगे भाई क्या होता है, फिर आप मोनोपोली के बारे में बताएंगे उसी पॉइंट को लेकर क्या होता है। इसी तरीके से आप पॉइंट लेना है और आपको डिफरेंस बताते चले जाने हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म, ऑफ अ फर्म्स इक्विलिब्रियम, ऑफ अ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। एकाधिकार में एक फर्म के संतुलन को समझाइए। फिर से वही बात करूंगा कि आप डेफिनेशन देंगे, कंडीशंस लिखेंगे और शॉर्ट रन में भी बताएंगे और लॉन्ग रन में भी बताएंगे, जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है कि इसमें बताना है, आपको दोनों में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद किसे कहते हैं।
एंड एक्सप्लेन हाउ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइंड अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द सेम थिंग। हिंदी में कह सकते हैं विभेदीकृत एकाधिकार या कीमत विभेद की स्थिति में कीमत और उत्पादन के स्तर का निर्धारण को समझाइए। डायग्राम इसका बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है, उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, जनरली वो डायग्राम गलत होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर एक फर्म के उत्पादन स्तर को समझाइए। 3 इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आए हैं इस कॉम्पिटिशन्स वाले चैप्टर्स में से, मार्केट वाले चैप्टर में से। फर्म्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म का इक्विलिब्रियम, मोनोपोली में फर्म्स का इक्विलिब्रियम और मोनोपोलिस्टिक में फर्म्स का इक्विलिब्रियम। फॉर्मेट सबका सेम रहेगा, बस जो उनके इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग रन में समझाते चले जाएंगे। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। डंपिंग हिंदी में कहते हैं राशि पातन, ये मोनोपोली वाले चैप्टर में से है। एलोकेटिव इन एफिशिएंसी अंडर मोनोपोली और डेड वेट लॉस, ये भी मोनोपोली वाले चैप्टर में से। हिंदी में कह सकते हैं एकाधिकार में संसाधनों के अकुशलतम आवंटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सेस कैपेसिटी, ये 3 शॉर्ट नोट्स हैं इसमें से। नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोली का चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लास्ट चैप्टर है ये। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। इसमें भी आप पहले ओलिगोपोली मार्केट की डेफिनेशंस देंगे और उसकी मेन फीचर्स को आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ये तीनों के तीनों शॉर्ट नोट ओलिगोपोली मार्केट में से ही है। स्विजीज किंग डिमांड कर, हिंदी में कह सकते हैं स्विजी का विकुचित मांग वक्र को समझाइए। नेक्स्ट है प्रिजनर्स डायलेमा, कैदी की दुविधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लास्ट में है गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत की अवधारणा को समझाइए। ये ओलिगोपोली के ही चैप्टर्स हैं, ध्यान देंगे इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। द लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने जो लास्ट के 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-3 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन से क्रिएट कर दिया है। 2-3 चैप्टर्स कंबाइन हैं और ये क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, इस थ्योरी के अंदर आपको ये देना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के रेट कैसे तय होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो वेज तय होती है किसी भी लेबर की, वो कैसे तय होती है। किसी भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसे तय होता है, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर कर्व, श्रम का पीछे की ओर मुड़ा हुआ वक्र समझाइए किसे कहते हैं। ये शॉर्ट नोट इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आते हैं चारों के ऊपर। एंड प्रोटेक्टिज्म, संरक्षणवाद के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये शॉर्ट नोट्स हैं, लास्ट के 3 या 4 चैप्टर्स हैं। वो अगर आप इन क्वेश्चंस को स्पेयर में लेकर चलेंगे कि अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस आपको भूल जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चंस आपके स्पेयर क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस के बगैर भी वैसे पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला आपका 1 या 2 क्वेश्चन स्पेयर्स आपको लेके चलने हैं। टोटल 8 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, टोटल ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपको जो दिए, आप इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपका टोटल 100 मार्क्स या 75 मार्क्स का पेपर आता है। 100 मार्क्स की मार्किंग होती है, टोटल 100% पेपर आपका कवर अप हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फॉर देयर अपकमिंग